नमस्कार दोस्तों 24 मार्च की रात को प्रधानमंत्री मोदी आते हैं और पूरे भारत में कोरोना की वजह से 21 दिन का लॉकडाउन लगा देते हैं। उसके 4 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी फिर से एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में जानकारी देते हैं कि कोरोना विक्टिम्स की सहायता के लिए एक नया ट्रस्ट बनाया गया है, पीएम केयर्स फंड, और लोगों से अपील करते हैं कि कृपया इस फंड में डोनेट कीजिए। फिर क्या था, लोग भी देश की स्थिति को समझते हैं और खूब सारा दिल खोलकर डोनेट करते हैं। और दोस्तों 7 दिन के अंदर पीएम केयर्स फंड में पूरे 6500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कलेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों ये इतना बड़ा फंड नहीं है कि पूरे खर्चे की पूर्ति कर देगा जो इस कोरोना पैंडेमिक की वजह से भारत में होने वाला है, लेकिन अगर हम डोनेशंस के लिहाज से देखें तो एक बहुत बड़ा डोनेशन है। अगर हम पिछले 2 साल की भी पीएम एनआरएफ, जो पीएम नेशनल रिलीफ फंड होता है, उसको कलेक्ट करते हैं और जोड़ते हैं तो वो उसका भी ये 3 गुना बैठता है। दोस्तों जितनी तेजी से इसमें फंडिंग हुई, जितनी तेजी से इसमें डोनेशन हुई, उससे कहीं ज्यादा तेजी से इसको लेकर कंट्रोवर्सी इस बात को लेकर कि जब पहले से ही इसी तरह का एक ट्रस्ट प्रेजेंट है तो पीएम केयर्स फंड बनाने की जरूरत क्यों? जब पहले से ही पीएम एनआरएफ था तो पीएम केयर्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों इसी को लेकर सोनिया गांधी ने सवाल उठाए और कहा कि जितना पैसा भी पीएम केयर्स फंड में आया है उस सारे को ट्रांसफर कर देना चाहिए पीएम एनआरएफ में। उसके बाद दोस्तों शशि थरूर ने भी सवाल उठाए और कहा कि अगर पीएम केयर फंड ही बनाना था तो पीएम एनआरएफ का ही नाम चेंज कर देते या फिर पीएम केयर्स फंड में एक नई सब ब्रांच बना देते पीएम केयर फंड नाम की और उसमें टोटल कलेक्शन हो जाता। तो ये एक नया पीएम केयर्स फंड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों इसके साथ ही अपोजिशन ने आरोप लगाया कि ये एक तरीका है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का। दोस्तों जानेंगे पूरी बात कि आखिर क्यों कांग्रेस चाहती है पीएम केयर्स फंड नहीं बनना चाहिए था, इसका सारा पैसा पीएम एनआरएफ में डाल देना चाहिए, या फिर बीजेपी ने पीएम केयर्स फंड क्यों बनाया। करेंगे चर्चा इस पूरे मुद्दे पर। मैं हूं आपके साथ अभिनव शर्मा। दोस्तों हमें इन्हें समझने के लिए कंप्लीटली समझना होगा कि पीएम एनआरएफ क्या है और पीएम केयर्स फंड क्या है। दोस्तों अगर हम पीएम एनआरएफ की बात करें तो ये जनवरी 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन लोगों के लिए बनाया था जो पार्टीशन के टाइम पर पाकिस्तान से इंडिया आए थे, जिससे कि उन्हें इकोनॉमिक हेल्प मिल सके, क्योंकि वो अपना सब कुछ पाकिस्तान में छोड़ के आ गए थे। दोस्तों हर ट्रस्ट को मैनेज करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। पीएम एनआरएफ की कमेटी में कुल 6 मेंबर्स थे। दोस्तों पहली बॉडी होती है पीएम, प्रधानमंत्री, जो कि इस ट्रस्ट का चेयरमैन होता है। दोस्तों दूसरी बॉडी होती है डिप्टी पीएम। तीसरी बॉडी होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि इस समय सोनिया गांधी है। शायद अब आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि आखिर क्यों कांग्रेस चाहती है कि पीएम केयर्स फंड का सारा पैसा पीएम एनआरएफ में डाल देना चाहिए। दोस्तों चौथी बॉडी होती है फाइनेंस मिनिस्टर, और दोस्तों एक रिप्रेजेंटेटिव होता है टाटा ट्रस्ट की तरफ से, वो 5वीं बॉडी होती है। और छठी बॉडी होती है एक रिप्रेजेंटेटिव फिट की तरफ से। दोस्तों ये कुल 6 बॉडीज मैनेज करती हैं इस पूरे ट्रस्ट को। दोस्तों पीएमएनआरएफ फिलहाल यूज किया जाता है उन फैमिलीज के लिए जिनके लोग मारे गए हैं किसी नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, या फिर किसी एक बड़े मेजर एक्सीडेंट में, या फिर किसी दंगों में मारे गए हैं। उन लोगों की फैमिलीज के लिए एक इमीडिएट रिलीफ दिया जाता है पीएमएनआरएफ के थ्रू। दोस्तों इसमें मिनिमम अमाउंट जो डोनेट किया जा सकता है वो है 100 रुपीज। इसके अलावा इस ट्रस्ट को कोई बजटरी सपोर्ट नहीं मिलता, मतलब ये सिर्फ पब्लिक कंट्रीब्यूशन से ही ये ट्रस्ट चलता है। इसको कोई बजट की तरफ से कोई पैसा नहीं मिलता है। तो इसके साथ साथ जो भी लोग इसमें डोनेट करते हैं उनको मिलता है 100% डिडक्शन इनकम टैक्स की तरफ से अंडर द सेक्शन ऑफ 80G इनकम टैक्स एक्ट 1961। दोस्तों इसके साथ साथ इस फंड में फॉरेनर्स भी अपना पैसा डोनेट कर सकते हैं। और दोस्तों इस फंड को गवर्नमेंट ऑडिट नहीं करती है, इस फंड को ऑडिट करती है कोई थर्ड पार्टी। दोस्तों अगर हम बात करें पीएम केयर्स फंड की तो इसको 28 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया था कोरोना विक्टिम्स के लिए। अगर पीएम केयर्स की कमेटी की बात करें जो इसे मैनेज करती है तो कुल 4 बॉडीज हैं फिलहाल। पहली बॉडी पीएम जो कि हेड बॉडी है, दूसरी बॉडी फाइनेंस मिनिस्टर, तीसरी बॉडी होम मिनिस्टर, फोर्थ बॉडी डिफेंस मिनिस्टर। दोस्तों अगर हम पीएम केयर्स फंड के यूज की बात करें तो ये यूज होता है कोरोना पैंडेमिक के लिए, कोरोना रिसर्च के लिए और कोरोना में यूज होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो पीएम केयर फंड में 10 रुपीज से लेकर मैक्सिमम कितना भी कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है। इसके साथ साथ इसको भी कोई बजटरी सपोर्ट नहीं मिलता है, ये भी सिर्फ पब्लिक कंट्रीब्यूशन पे ही चलता है। और पीएम केयर्स फंड के अंदर भी ये प्रोविजन है कि अगर कोई भी व्यक्ति डोनेशंस देता है तो उसी डोनेशन का 100% उसको इनकम टैक्स रिडक्शन मिलता है। इसके साथ साथ ये फंड भी फॉरेन कंट्रीब्यूशंस को एक्सेप्ट करता है। और दोस्तों सबसे लास्ट, इसका ऑडिट भी कैग द्वारा नहीं होता है, इसका ऑडिट भी कोई थर्ड पार्टी करती है। दोस्तों अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात करें कौन सा फंड ज्यादा ट्रांसपेरेंट है तो दोस्तों दोनों में से कोई सा भी फंड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, दोनों का ऑडिट थर्ड पार्टीज करती हैं। दोस्तों फिलहाल आपको ये चीजें बिल्कुल सही लग रही होंगी, आपको लग रहा होगा कि अगर पीएम एनआरएफ में सारा पैसा आ रहा तो
तो कांग्रेस का भी एक वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होता और इस वजह से वहाँ पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बनी रहती। दोस्तों सोचिए अगर गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी की ही होती तो बात तो वही हो जाती फिर भी। इसके साथ साथ पीएम केयर फंड को अलग बनाने की जरूरत भी थी, क्योंकि अगर हम सारा कंट्रीब्यूशन ही उसमें ऐड करा देते और ये एक बहुत बड़ा पैंडेमिक है, डेफिनेटली सारा पैसा जितना भी होता खर्च हो जाता, और अगर सारा पैसा खत्म हो जाता पीएमएनआरएफ का, तो आने वाले टाइम में अगर कोई भी बड़ी दुर्घटना होती देश में तो उसको फंड कहां से मिलता, उनकी फैमिलीज को इमीडिएट रिलीफ कहां से मिलता। दोस्तों मेरा मानना है कि सरकार को इस ट्रस्ट का सारा डाटा, कितना पैसा कहां से आ रहा है, कितना पैसा कहां जा रहा है, कितना पैसा हम कहां पे खर्च कर रहे हैं, ये पूरा पब्लिक करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि हम आपका पैसा कहां लगा रहे हैं, क्योंकि ये लोगों का मेहनत का पैसा है। और जब लोग देखेंगे कि ये पैसा हमारा बिल्कुल सही जगह पर यूज हो रहा है तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग और ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे इस फंड में। और इसके साथ साथ देश एक पॉइंटलेस डिस्कशन से भी बचेगा, जो बाद में अपोजिशन आरोप लगाएगा रूलिंग पार्टी पर, और जो महीनों बहस चलेगी न्यूज चैनल्स पर, उससे भी देश बचेगा। और जिन मुद्दों पर न्यूज चैनल्स पर बात होनी चाहिए उन मुद्दों के लिए टाइम मिलेगा। दोस्तों यही था मेरा एनालिसिस। अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है इस सब को लेकर। धन्यवाद।